I thought that my role in civil services will be way more broader, and I will reach out to way more number of people than medicine will ever provide me. 2016 में जब मैंने अपनी इंटर्नशिप करी तो मेरे को एक अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ दुनिया दिखी मुझे। चीज़ भी है कि आप अडाप्ट करना सीख जाते हैं, एंड दैट इज द सिल्वर लाइनिंग। आप हर नए जगह जाके अडाप्ट करना सीख जाते हैं। मैंने देखा कि वहाँ पे जो छोटे बच्चे आते हैं, महिला आती है, उनको डेफिनेटली मेडिकल कंडीशंस है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है जिसको हम दवाई से ठीक कर सकते हैं, बट उनकी जो कोर प्रॉब्लम, आई थिंक डिजीज नहीं है, कोर प्रॉब्लम गरीबी है। आप सोचेंगे गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा वाले जो हैं उनको इन सब चीज़ों में बड़ी दिक्कत आती है। हम दवाई देके उनको ठीक तो कर सकते हैं। अगर जैसे किसी को टीबी हुआ, हमने उसको दवाई दी, डॉट्स थेरेपी चलाया, उनकी टीबी ठीक हो गई, पर उनको जो पोषण चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं आई वाज फीलिंग कि जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा इन अ लॉन्ग टाइम, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट डाउन। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सफलता टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट युक्ता शर्मा। वेल टुडे वी हैव डॉक्टर देव ज्योति वर्मन विद अस। सो वेलकम टू सफलता टॉक्स। Thank you for your esteemed welcome and inviting me over here. सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि आप डिफेंस बैकग्राउंड से रहे हैं और डिफेंस की बहुत सारी चीजें आपने सीखी, और साथ ही साथ आपकी स्कूलिंग जो रही है बहुत अलग अलग जगहों पे रही है, बहुत सारा आपने एक्सप्लोर किया है। तो अभी तक आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप इसके बारे में? जैसे आपने बोला कि मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में थे, अभी वो रिटायर कर चुके हैं, एंड इट्स बीन अ टेरिफिक एक्सपीरियंस। क्योंकि आप जानते हैं अगर आप डिफेंस में होते हैं तो आप आई थिंक देश के हर कोने में जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिलता है, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आई थिंक एनी किड, अगर उनको बचपन में कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मानना है कि गुड पेरेंटिंग एंड एक्सपोजर टू द वर्ल्ड। क्योंकि आप जब दुनिया से एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर आपका माइंड खुल जाता है। आई थिंक इट ओपन्स अप योर विंडो टू द वर्ल्ड। तो आपकी सोचने की क्षमता, दुनिया को देखने की क्षमता और अपने जीवन में और आगे बढ़ने की क्षमता भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अगर मैं बोलूँ स्कूलिंग में, आई वुड से दैट मैंने ज़्यादातर स्कूलिंग, आई थिंक पूरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से ही की है, केंद्रीय विद्यालय, फिर एयरफोर्स स्कूल से। एंड बियॉन्ड, जैसे हमारा पब्लिक परसेप्शन है कि पब्लिक स्कूल्स आर नॉट दैट गुड, आई वुड रादर डिसएग्री कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे शिक्षक मिले हैं, बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। रादर बियॉन्ड द सिलेबस, बियॉन्ड देयर ड्यूटी उन्होंने हेल्प किया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइफ इन डिफेंस इज़ वेरी नाइस। आप बड़े डिसिप्लिन होते हैं, चाहे वो घर पे हो चाहे बाहर हो। ऊपर से कैंपसेस आर अमेजिंग, आपको वैसे कैंपसेस शायद कहीं मिलेंगे। एंड वन मोर एस्पेक्ट दैट डिफेंस गिव्स यू वेरी नाइस इज द बॉन्डिंग अमॉन्ग फैमिलीज। जैसे जो आपस में आपके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, शायद वैसी बॉन्डिंग सिविलियंस में नहीं होती, एंड दे आर नथिंग लेस देन फैमिली। वो आपको बहुत केयर करते हैं, एंड सच गुड रिलेशंस कंटिन्यू योर एंटायर लाइफ। So it has been a fantastic childhood, I would say. ओके, ग्रेट। आपके बार बार स्कूल चेंज होते थे तो आपको कोई स्टडीज में प्रॉब्लम नहीं आई? क्योंकि हर किसी का पैटर्न अलग होता है पढ़ाने का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की आपने कभी? लाइक आई सेड कि मैं केंद्रीय विद्यालय में था, सिलेबस तो सेम ही रहता था, बट यस पैटर्न्स में चेंज होता था, कैसे पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स में चेंज होता था, आपके दोस्त चले जाते थे हर 3-4 साल में, आपके जो अच्छे दोस्त ही बनती थी, यू लूज आउट ऑन दोस्त। उस टाइम पे इतना व्हाट्सएप और सोशल मीडिया भी नहीं था कि आप इतने ज्यादा कनेक्टेड रहे। बट फॉर्चुनेटली आई थिंक दैट ये एक अलग चीज भी है कि आप अडेप्ट करना सीख जाते हैं, एंड दैट इज द सिल्वर लाइनिंग। आप हर नए जगह जाके अडेप्ट करना सीख जाते हैं, एंड समहाउ आई थिंक दैट इज अ प्लस पॉइंट सिविल सर्विसेज में भी, कि आपको बार बार ट्रांसफर होता रहता है, तो आपका वो जो डर है वो खत्म हो जाता है।
सो यू आर वेरी यूज टू इट कि हाँ चलिए आप यू हैव अ पैकिंग बैग ऑलवेज रेडी, और आप कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो हम पर तो नहीं आई वुड से, बट यस थोड़ा इनिशियल दिक्कतें आती है, बट वो मैनेज हो जाता है। रादर यू लर्न अ लॉट, आप बहुत अलग अलग कल्चर से मिलते हैं, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो गुड रहता है, बट कुछ लोगों से भी मैंने ऐसा सुना है कि जैसे जैसे जो सिविल सर्विसेज में जिनके पेरेंट्स होते हैं या डिफेंस में होते हैं, तो मेनली जगह चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसफर्स, बार बार जगह चेंज होती है। जैसे ही सेटल होना शुरू करते हैं एक जगह, तो ट्रांसफर आ जाता है, फिर दूसरी जगह जाना पड़ता है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। न्यू चीजें एक्सप्लोर करने के लिए तो मिलती ही है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी आती है। तो आपका उसमें क्या कहना है? मेरे को लगता है जीवन में अगर आप ऐसे देखें कि प्रॉब्लम्स इट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, और आप प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं उस पे डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसा है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक सेट पैटर्न पे बैठे हुए हैं और समथिंग न्यू आ रहा है तो आपको परेशानी होती है, यस परेशानी तो आएगी, इनिशियली सेटलमेंट करने में थोड़ा परेशानी होती है। बट द एक्साइटिंग पार्ट इज कि आप बहुत नई जगह, आप कभी बोर नहीं होंगे। आप एक एक सेट जगह, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कहीं पे है, यू आर नॉट लाइकिंग दैट प्लेस, और 3 इयर्स 4 इयर्स डाउन द लाइन आप एक नई जगह गए, शायद वहाँ पे ज्यादा अच्छा वातावरण है, ज्यादा अच्छे टीचर्स है, ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स है। एंड आई वुड शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि जब मैं कोलकाता गया था, केवी काशीपुर, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की अपने 9th से लेकर 12th तक। तो कहीं ना कहीं जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे वहाँ पे एक सेट पैटर्न ऑफ दोस्त थे, लोगों में उतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं थी। सेक्शंस बटे हुए थे कि क्लास ए के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बी में थोड़े कम, सी और डी तक जाते जाते शायद कहीं ना कहीं ऐसा एक पैटर्न बना हुआ था। तो आई वाज गिवन, इनिशियली आई वाज इन सेक्शन सी, और तो वो एक डिस्क्रिमिनेटरी रहता है माइंड में कि ए वाले ज्यादा अच्छे, बी वाले ज्यादा। तो आई नेवर टुक दैट इन माय माइंड, आई डिड वेल। तो इवेंचुअली इट हैपेंड दैट आई डिड वेरी वेल इन माय एकेडमिक्स। तो कहीं ना कहीं ये आपको भी एक सेल्फ ऑफ मोटिवेशन मिलता है, क्या यू डू वेल इन अ स्कूल, यू गो आउट, यू मेक वेरी गुड फ्रेंड्स। तो आई थिंक इट्स प्लस माइनस, और इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। बिल्कुल, क्योंकि जगह एक्सप्लोर होती है, बार बार चेंजेस होते हैं, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती है, नए नए लोगों से मिलने को मिलता है, तो आई थिंक अच्छा है। अब बात कर लेते हैं आपके एमबीबीएस की। आपने अपना ग्रेजुएशन जो है वो मेडिकल में किया है। आपने 2017 में अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है। आई थिंक 2016 में आपने कंप्लीट किया है। राइट राइट। और 2016 के बाद आपको ऐसा क्या इंसिस्ट किया सिविल सर्विसेज में जाने के लिए कि आपने मेडिकल छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू कर दिया? मैम ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे को बहुत ज्यादा पूछा गया है, चाहे वो इंटरव्यू पैनल पे हो, चाहे आफ्टर सिलेक्शन हो। इट इज इवन बिफोर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सवाल था। इसका मैं जवाब देता हूँ कि 2016 में मेरा एमबीबीएस खत्म हो गया था। उसके बाद इंटर्नशिप होती है, 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप। तो बाय द 31 दिसंबर 2016 मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ, बट वो मतलब आपकी सारी फॉर्मेलिटीज खत्म होते होते फेब हो गया था। फेब्रवरी में हमारा कॉन्वोकेशन और वो सारी चीजें खत्म हुई। by till 2016 I was planning for post graduation exam only। मेरा इस तरफ रुझान नहीं था उतना ज्यादा। बट 2016 में जब मैंने अपनी इंटर्नशिप करी तो मेरे को एक अलग पर्सपेक्टिव से चीजें, दुनिया दिखी मुझे, एंड दैट चेंज्ड मी। मैं उसमें कुछ कुछ इंसिडेंसेस बताता हूँ कि जैसे आप जब डॉक्टर होते हैं एज इंटर्नशिप, आप काफी पेशेंट देखते हैं, काफी ड्यूटीज होती है, 36 36 घंटे की भी ड्यूटीज लगती है। तो उस टाइम पे ऐसे पेशेंट आए थे, मतलब जैसे मैंने देखा है कि गायनी में पर्टिकुलरली और पीडियाट्रिक्स में मैंने देखा कि वहाँ पे जो छोटे बच्चे आते हैं, महिला आती है, उनकी उनको डेफिनेटली मेडिकल कंडीशंस है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है जिसको हम दवाई से ठीक कर सकते हैं। बट उनकी जो कोर प्रॉब्लम, आई थिंक डिजीज नहीं है, कोर प्रॉब्लम गरीबी है, या एक्सेस टू सर्विसेज है, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज हो गए, या और भी बहुत सारे सर्विसेज, क्लीन वाटर हो गया, गुड स्कूलिंग हो गई, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं।
एंड आप कहीं ना कहीं इस चीज देखते हैं कि ज्यादातर ये जो निम्न मतलब आप सोचेंगे गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा वाले जो हैं उनको इन सब चीजों में बड़ी दिक्कत आती है। तो उनकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो गरीबी है रादर देन द डिजीज। हम दवाई देके उनको ठीक तो कर सकते हैं, अगर जैसे किसी को टीबी हुआ है, हमने उसको दवाई दी, डॉट्स थेरेपी चलाया, उनकी टीबी ठीक हो गई, पर उनको जो पोषण चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं आई वॉज फीलिंग कि जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा इन अ लॉन्ग टाइम, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट डाउन। तब मेरे को लगा कि व्हाई नॉट गो फॉर समथिंग विच विल हेल्प मी इन डूइंग द अदर इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट, ज्यादा बड़े एस्पेक्ट में। तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड सर्चिंग कि ऐसे क्या किया जा सकता है, एंड फॉर्चुनेटली मेरे वहाँ पे काफी सीनियर्स हैं जिन्होंने ये परीक्षा बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया है। दे आर इन वेरी गुड पोजीशंस इन सिविल सर्विसेज, और उन्होंने भी गाइड किया। ऊपर से बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज थे, जैसे डॉक्टर विपुल अग्रवाल है, वो अभी आईपीएस में है, और वो अभी नेशनल हेल्थ एजेंसी को हेड करते हैं, जो हमारा जो प्रधानमंत्री का जन आरोग्य योजना और सारी ये योजना को वो देख रहे हैं, विच इज ट्रेमेंडस थिंग टू डू। ऊपर से एक आपने शायद समित शर्मा के बारे में पढ़ा होगा, जो जिनको बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन में उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया है, डॉक्टर समित शर्मा ने इन राजस्थान। तो मेरे को लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इन स्पेसिफिकली अब लास्ट ईयर में तो बहुत लोगों को ये रियलाइज हुआ है कि ड्यूरिंग पैंडमिक देयर हैव बीन वेरी गुड विजनरी डॉक्टर्स, जिन्होंने इस चीज को पहले से ही एस्टिमेट करके कि पैंडमिक विल कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए। So I thought that my role in civil services will be way more broader, and I will reach out to way more number of people than medicine will ever provide me. But no doubt, hands down, medical is a great profession. I will always be a doctor first, then anything else. So it's a great profession. ओके तो ये थी आपकी कहानी एमबीबीएस को छोड़ के सिविल सर्विसेज में जाने के लिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सिविल सर्विसेज जब इंसान चुनता है तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे सोशल सेक्टर्स के लिए काम करते हैं, जो कि आप एक मेडिकल फील्ड में होकर एक लिमिटेड वे में नहीं कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज में आपके पास एक मौका होता है वो सारी चीजें करने का, क्योंकि आप मेडिकल बैकग्राउंड से भी रहे हैं। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे ओवरऑल, कि किस तरीके से वो पूरे अपने एमबीबीएस की जो पढ़ाई है उसको अच्छे से करें, या फिर मेन ऐसे क्या पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे जो कि मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हैं? मैं बोलूँगा कि मेडिकल फील्ड एक बड़ा पेशेंस वाला फील्ड है, दैट इज एंड कोई भी जो डॉक्टर बन रहा है, एस्पिरेंट है, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, एंड इट डिमांड्स अ लॉट फ्रॉम यू। आपसे काफ़ी ज़्यादा वो डिमांड करता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक गलती से किसी की जान जा सकती है, एंड इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक इंसान ये आपको ये एम्पावर कर रहा है कि आप उसके मतलब लिटरली यू आर कटिंग थ्रू हिज बॉडी एंड डूइंग ऑपरेशंस, जो कि बहुत बड़ी चीज है। मतलब वो आप पे कंप्लीट ट्रस्ट कर रहे हैं। तो जब आप एक एमबीबीएस में होते हैं, आप कभी भी पढ़ाई जब कर रहे हैं, ये सोचिए कि एक पेशेंट होगा कल को, वो आप पे कंप्लीट ट्रस्ट से करेगा। तो डू जस्टिस टू योर स्टडीज, डू जस्टिस टू योर प्रैक्टिस, आप अच्छे से सीखिए जो भी आपको सीखने का। बट ऑन द काउंटर पार्ट, आपके एक सोशल लाइफ होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करें, उससे आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक डॉक्टर का काम गुड कम्युनिकेशंस भी है। अपने पेशेंट को अच्छे से आप बात करिए, उससे भी पेशेंट आधा स्वस्थ हो जाता है। जब आप एक डॉक्टर आश्वासन देता है कि अच्छे से कि आपको कुछ नहीं होगा, या आपको जो भी मेडिकल परेशानी है उसके बारे में बताता है, तो पेशेंट फील्स वेरी गुड। एंड इट हैज बीन सीन दैट जो पेशेंट आपसे जो कॉन्फिडेंस गेन करता है, वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है उसकी हीलिंग प्रोसेस में। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड सोशल स्किल्स एज वेल एज गुड योर टेक्निकल स्किल्स। एंड ये मेरे को लगता है कि कोई भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीखने के लिए।
Apart from that, have a good hostel life. I think enjoy life. जो लोग अभी पैंडेमिक से नहीं कर पा रहे, I have full empathy for them. बेचारे वो उन्होंने कॉलेज लाइफ देखा ही नहीं. It's an amazing experience जो आप जिंदगी भर चेरिश करेंगे. And I think ये कोई भी बोलेगा कि उनके लाइफ में कॉलेज लाइफ is one of the most interesting and amazing chapter. बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो ऑफलाइन क्लासेस होती थी और जो भी ये हॉस्टल का पूरा एक्सपीरियंस होता था, ये भी एक बहुत अलग होता था। जिस कॉलेज से मैंने पास आउट किया था वहां भी मेडिकल कॉलेज था, लेकिन वहां पे एमबीबीएस स्टूडेंट्स की एक अलग ही डिमांड थी। मतलब एक अलग ही उन्हें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता था। सबसे पहले प्रायोरिटी की बात आती थी तो मेडिकल स्टूडेंट्स की ही बात आती थी, एमबीबीएस, उसके बाद डेंटल और उसके बाद कुछ अदर डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीजें काफी अच्छी होती है हॉस्टल लाइफ कहें या फिर ओवरऑल कॉलेज एक्सपीरियंस, जो कि आजकल स्टूडेंट्स पैंडेमिक की वजह से नहीं एक्सप्लोर कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल. और कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि आप जब हॉस्टल का खाना खाने लगते हैं तो आपको दुनिया की हर खाना आपको अच्छा लगेगा. तो ये भी आप यूज टू हो जाते हैं कि चीजें, लाइफ इज वेरी नाइस व्हेन यू कम आउट ऑफ हॉस्टल्स. एग्जैक्टली वो नाइट स्टडीज जो ग्रुप में होती है, जी वो जी जी. सारी ओवरऑल चीजें जितनी भी हैं, सारी चीजें मिस आउट हो जाती हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं सिविल सर्विसेज की। जब आपने 2017 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैंने अपना मेडिकल भी छोड़ा, मैं अब यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उससे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो एक मन में डर होता है कि एक इतनी अच्छी डिग्री करने के बाद वो भी नहीं की, ये किया, एक पॉइंट ऑफ डिमोटिवेशन आपके मन में आया उस टाइम पे? टू बी फ्रैंक, मैं आपको बोलूंगा कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया एंड आई मिस्ड आउट बाय 3 marks. एंड मैंने पढ़ाई 3-4 महीने की थी और प्रीलिम्स फोकस्ड ही था. और जब मेरा रिजल्ट आया कि नहीं हुआ, आई वॉज रादर हैप्पी. मैं बहुत खुश था कि नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मेरा सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाता तो मैं मेंस आई वुड हैव परफॉर्म मेंस वेरी वेल. क्योंकि आप 2.5-3 महीने में कितना अच्छा कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे. आप अगर लिस्ट को भी टच करेंगे आप रैंक नहीं ला पाएंगे जो आपको चाहिए होगा. तो आई वॉज फीलिंग द अदर वे कि आई वॉज हैप्पी कि नहीं हुआ, चलो अच्छा है. लेट्स फोकस ऑन मेंस नाउ. आई हैव गॉट, अब मैं, मेरे को रादर और कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने 3-4 महीने की फोकस पढ़ाई से आई हैव ऑलमोस्ट टच प्रीलिम्स. सो आई विल डेफिनेटली क्लियर नेक्स्ट ईयर. प्रीलिम्स का डर खत्म ही हो गया था मेरे मन से. तो मैंने फिर अगले जितने महीने थे आई कंप्लीटली फोकस्ड ऑन मेंस एंड माय ऑप्शनल्स. तो दैट वर्कड आउट वेरी वेल. एंड मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमेशा एक सिल्वर लाइनिंग देखनी चाहिए. अगर कहीं ना कहीं आपकी जो फेलियर्स होती है वो आपके बेस्ट गाइड्स होते हैं या बेस्ट क्या बोलो पिलर्स ऑफ सक्सेस होता है लेटर ईयर्स में. एंड आप अगर देखें तो स्टीव जॉब्स भी यही बोलते थे कि आपके जीवन में इफ यू सी प्ले योर ओन गेम इन लाइफ, यू विल, आप जो कनेक्टिंग डॉट्स होते हैं ना, यू विल ऑलवेज कनेक्ट इट बैकवर्ड्स. एंड इट हेल्प्स कि आपको लगेगा कि उस टाइम पे लगा होगा कि ये फेलियर हो गया, बट आप जब पीछे जाके देखेंगे तो यू फील दैट दिस हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी आउट इन द लेटर पीरियड. तो मुझे लगा कि वो एक टेम्पररी फेलियर है. एंड इट इज ओके टू लूज वन बैटल बट नॉट लूज द वॉर. सो यू शुड फोकस ऑन द वॉर. बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका ये मोटिवेशन था। मतलब कहीं ना कहीं आपको फेलियर से किक मिली कि बिल्कुल ओके ठीक बिल्कुल. है, कोई बात नहीं, लेट इट बी, अब मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। 2018 में आपने क्लियर भी कर लिया, जी तो जी. आपकी पूरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब कौन कौन से सोर्सेज आपने अप्लाई किए, किस किस सोर्सेज के थ्रू आप पढ़ते थे, ओवरऑल आपका स्केड्यूल क्या रहता था, टाइम टेबल क्या रहता था पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें आप प्लीज शेयर किए। मैंने, मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी था कि ये एग्जाम क्लियर करना है. मेरे को कोई एक्सपर्ट नहीं बनना. बिकॉज द होल पर्पस ऑफ गेटिंग थ्रू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ये मेरा अक्रॉस टाइम्स रहा है कि आई ऑलवेज फोकस टू क्लियर द एग्जाम रादर देन बिकम एन एक्सपर्ट. तो जब आप सिर्फ फोकस उसको करते हैं तो जो मेरा मेन हथियार था, मुझे लगा कि आप सिलेबस को देखिए कि वो डिमांड क्या कर रहे हैं, और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर्स कि वो पूछ क्या रहे हैं. तो उसी हिसाब से मैंने अपनी सारी तैयारी करी और मैंने अपनी जो सोर्सेस है वो एकदम मिनिमम रखा.
मैंने कोई किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैंने एक या दो किताब से ज्यादा नहीं पढ़ाई की है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक आई हैव, बहुत लोग बोलते हैं कि यू आर वेरी लकी कि मैंने बहुत ज्यादा कम पढ़ा है। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स है वो मेरे से सवाल पूछते हैं, सर इस किताब में ये है वो। मैं खुद बोलता हूँ कि यू आर मोर नॉलेजेबल देन मी, आई डो नॉट नो कि इसमें क्या लिखा है और क्या है। बिकॉज आई फेल्ट कि इस एग्जाम में द होल आइडिया इज टू नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, और टू बी वेरी फोकस्ड कि वो चाहते क्या है आपसे। अगर आप सब चीज के पीछे भागेंगे तो आप नहीं पकड़ पाएंगे जो वो एग्जाम में पूछेंगे। तो सोर्सेज में आई वुड नॉट गो थ्रू कि कौन सी किताब है, वो तो बहुत जनरल चीजें हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो गया। एंड आई हैव बीन वेरी फोकस्ड ऑन वेरी फ्यू बुक्स, एनसीईआरटीज हो गए। एंड फिर नोट, हाँ, वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। कोई भी एस्पिरेंट है वो इससे ना घबराए कि नोट्स बनाना पड़े, क्योंकि इट इज एन इजी रेफरेंस। जब आप ऐसे सोचिए कि आपके पास जब मेंस का आप एग्जाम लिखते हैं तो बैक टू बैक सुबह शाम एग्जाम होते हैं और 5 दिन में सारा खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू थिंक इन दैट वे कि आपके पास ऐसे क्रिस्प नोट्स हो कि आप एक पूरा हिस्ट्री 3 घंटे में खत्म कर सकें, पूरा रिवीजन। एंड दैट विल इम्प्रूव योर रैंक्स, क्योंकि आप लास्ट दिन में पूरी मोटी किताब पढ़ नहीं सकते। तो यू हैव टू मेक योर नोट्स दैट क्रिस्प कि आप 3 घंटे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को खत्म कर सकें, एंड उसी हिसाब से आप पढ़ाई करिए। ओके, तो आपने पूरी तरीके से बता दिया है कि किस तरीके का शेड्यूल होना चाहिए। और मेन सोर्सेज तो यही होते हैं, बुक्स होते हैं, आजकल यूट्यूब चैनल्स हो गए, ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, बहुत सारी चीजें जिनसे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फैमिली सपोर्ट की, क्योंकि आपने मेडिकल बैकग्राउंड से हटकर एक सिविल सर्विसेज की तरफ आप बढ़े और हर चीज के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो किस तरीके का आपका फैमिली सपोर्ट था और क्या बातें होती थी? इनिशियल अप्रीहेंशन तो होता ही था। मतलब जब स्टार्ट में मैंने ये बोला था कि क्योंकि मैंने अपना नीट एग्जाम भी लिख लिया था, एंड आई गॉट थ्रू कि हाँ मेरे को एक पीजी की सीट भी मिल जाती। बट मैंने वो चूज नहीं किया, आई लेफ्ट दैट सीट एंड काउंसलिंग में भी नहीं गया मैं। और फिर मैंने बोला कि नहीं, आई विल राइट फॉर सिविल सर्विसेज। तो थोड़ा शॉकर तो था ही कि ये कैसी बात है। इनिशियली थोड़ा अप्रिहेंशन था कि आर यू हैव यू थॉट इट थ्रू, आर यू श्योर, ये आप पीजी खत्म कर लो उसके बाद देखना। फिर रिलेटिव्स ने भी थोड़ा सोचा कि ये क्यों कर रहे हो आप, गेटिंग इनटू मेडिकल एंड देन लीविंग इट। बट वंस आई टोल्ड देम कि क्यों मैं करना चाहता हूँ, तो मेरे को तो अपने फैमिली से फुल सपोर्ट था। इतना इतना ज्यादा सपोर्ट था कि मेरे फादर वाज पोस्टेड इन कोलकाता उस टाइम पे, एंड रादर मेरी पूरी फैमिली दे शिफ्टेड टू दिल्ली फॉर मी। तो वो सब दिल्ली आ गए, मेरे साथ रहे, मैं उनके साथ वहीं पे, उन्होंने सारा इंतजाम किया। एंड मेरा बस एक काम था कि मैं पढ़ता था, मेरे बाकी सारी चीजें वो ध्यान रखते थे, चाहे वो खाना हो, एवरीथिंग। सो इससे ज्यादा और क्या सपोर्ट आपको मिल सकता है कि एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, आपको मॉरल सपोर्ट है। एंड आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच ग्रेट पेरेंट्स। तो इट हैज ऑलवेज हेल्प मी आउट। ओके, मतलब आपके साथ पूरी तरीके से आपका फैमिली सपोर्ट रहा है, किसी भी तरीके से ओवरऑल कह लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सर पैंडेमिक की वजह से डिमोटिवेट हुए, क्योंकि कभी रिजल्ट्स डिले हो गए, कभी एग्जाम्स डिले हो गए, उन्होंने प्रिपरेशन पूरी एंड टाइम तक करी लेकिन एग्जाम्स डिले हो गए। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट होना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? या फिर कई बार होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, बहुत सारे अटेम्प्ट ऐसे हो गए उनके क्लियर ही नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद एज फैक्टर भी है यदि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, और अदर जॉब्स भी नहीं है, साथ में फैमिली सपोर्ट भी कहीं नहीं, मतलब ओवरऑल अगर डिमोटिवेशन की बात की जाए चारों तरफ से, तो किस तरीके से उन्हें मोटिवेट होना चाहिए अगर उनके साथ ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो? मुझे लगता है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके पास एक ठोस रीजन होना चाहिए कि वो बनना क्यों चाहते हैं सिविल सर्वेंट। मैं आजकल देखता हूँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट भी लगता है मुझे कि मोटिवेशन आप कैसे डिराइव करते हैं। आप मोटिवेशन, मैं देखता हूँ कि कोई आईएएस का काफिला आ रहा है या किसी आईपीएस की काफिला आ रहे हैं,
उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनके दरवाजे खोल दे रहे हैं, या उनके घर देख रहे हैं, उनके बंगलो देख रहे हैं, या हमारा यूनिफॉर्म देख रहे हैं। आई थिंक वो मोटिवेशन का जरिया नहीं होना चाहिए आपके लिए। अगर आपका मोटिवेशन सही है, आप एकदम सही मोटिवेशन, आप क्यों बनना चाहते हैं सिविल सर्वेंट, आप क्या, तो मेरे को नहीं लगता कि पैंडेमिक आए या नहीं आए उससे कुछ फर्क पड़ेगा। इन एनी केस जो एस्पिरेंट है तो घर पे बैठ के पढ़ाई करता है, वो बाहर ज्यादा सोशलाइज तो करता नहीं है। आई नो इट इज डिफिकल्ट टू स्टे इंडोर्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बट अगर एग्जाम्स डिले हो गए, सपोज आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपने अपना सारा सिलेबस वेल इन एडवांस खत्म कर दिया 3 महीने, तो आपके लिए इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है? आपके पास 3 महीने बोनस में मिला हुआ है, जिसको आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इतना ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं सोचा हो। आई थिंक इससे ज्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता आपके लिए। अगर सपोजिटली उस टाइम पे एग्जाम हो जाता है, एट द पीक ऑफ पैंडेमिक एग्जाम हो जाता है, उस टाइम पे आपके फैमिलीज अफेक्टेड थे, आई थिंक कोई भी फैमिली ऐसे नहीं होगी जिसके नियर डियर वंस इम्पैक्टेड नहीं होंगे, तो आपको ऐसी एक टेंशन था। तो उसका प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया, आपके पास 3 महीने एडिशनल मिल गया आपको रिवाइज करने के लिए, चीजों को और क्रिस्प करने के लिए। एंड मेरे को लगता है कि जो लोग 1 बार 2 बार 3 बार फेलियर हो चुके हैं, कुड क्लियर थ्रू, या फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स किया, सेकंड अटेम्प्ट में ये किया, आई वुड जस्ट से कि आपको बस एक बार जीतना है इसमें। ये सोचिए कि आपको बस एक बार जीतना है, हारे आप कितनी बार भी हो वो फर्क नहीं पड़ता, आप बस एक बार जीत जाइए, एंड दैट्स इट। यू आर डन विद द सिलेक्शन प्रोसेस। फिर तो आप जो आपने सपना देखा था, जो आप करना चाहते थे देश के लिए, यू हैव एवरी रीजन, एवरी अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू दिस कंट्री। और जो लोग नहीं भी हो पाए, आई वुड से कि डिसहार्टेड होने की कोई बात नहीं है। मतलब मेरे को लगता है कि इट इज नॉट द ओनली वे। मैं आज भी मानता हूँ कि सिविल सर्विसेज इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बट इट इज नॉट द ओनली वे। आप देखिए, देर आर पीपल जो जॉब जनरेट कर रहे हैं, जॉब आज के इतने एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब तो जोमेटो देख लीजिए कि इकोनॉमी ने ऐसा बूम दिया है, जितने जॉब्स उन्होंने क्रिएट किए, इट्स ग्रेट सर्विस टू द नेशन। तो अगर आप कुछ और कर रहे हैं, कोई और सर्विस कर रहे हैं, इट इज एज गुड एज सिविल सर्विसेज, नथिंग टू बी डिसहार्टेंड विथ। ये बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं पैंडेमिक ने बहुत सारी जॉब्स को और ज्यादा जनरेट कर दिया। कहीं ना कहीं माइंड्स, यंग माइंड्स बहुत ज्यादा और क्रिएटिव हो गए हैं। बट मैं एक बात और कहूंगी, यू आर सच अ मोटिवेटेड पर्सन। आप बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी इतने इजीली बयां कर देते हैं। आपका चाहे खुद का एक्सपीरियंस हो या फिर स्टूडेंट्स के लिए जो आपने बताया, ओवरऑल बहुत सारी चीजें आपने अच्छी बताई। अभी आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में हैं, तो अभी आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, या क्या चीजें आपने ऐसी नोटिस करी जो आपको लगता है कि आगे जाके वो और एक्सप्लोर हो सकती है, या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको कमी लगती है कि हमारे इंडिया में इस चीज की कमी है और इस चीज पे सबसे ज्यादा काम होना चाहिए? मैं अभी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब जीएसटी में, एंड आई वुड से दैट इट इज एन अनपैरेलल सर्विस। बहुत कम लोगों को इस चीज के बारे में पता होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस से ही ओवरशैडोड है उसके वर्क हाँ, प्रोफाइल से, एग्जैक्टली। because of various reasons. I am not saying that those are not good services. They are tremendous services. They have the potential and they are doing way good job. But yes, IRS customs particularly, मेरे को लगता है कि लोगों को, बहुत कम लोगों को आइडिया है कि इट इज सच अ डाइवर्सिफाइड। और सच बताओ तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, जब मेरे को सर्विस अलॉट भी हो गया था तभी भी मुझे आइडिया नहीं था कि है क्या इसमें। बट आफ्टर माई ट्रेनिंग आई हैव रियलाइज दैट इसमें आप इतना ज्यादा कर सकते हैं, इतना ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। फॉर अ स्टार्टर आई से कि आपके पास वैरायटी कैसी है, मैं आपको जो एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे उनके लिए थोड़ा आइडिया देता हूँ। आपके पास जीएसटी है। आप जानते हैं आज के टाइम पे चाहे आप एक पिन लीजिए या एरोप्लेन खरीदिए, सब में जीएसटी लगता है। तो एवरीबडी इज अंडर द कवर ऑफ जीएसटी, एंड इट विल इंक्रीज ओवर द इयर्स। आप जीएसटी में काम कर सकते हैं, आप कस्टम्स में काम कर सकते हैं, आप पहले एक्साइज होता था, अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, पेट्रोलियम और काफी 5 प्रोडक्ट्स है जिसमें अभी भी एक्साइज लगता है, आप उसमें काम कर सकते हैं। हम नारकोटिक्स में काम करते हैं, जिसको सीबीएन बोलते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, उसका हम देखते हैं, जिसमें लेसिट कल्टीवेशन ऑफ ओपियम होता है।
जिसमें आप जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो ड्रग्स बनाती है वो उसका उसको सप्लाई होता है, तो आप उसमें एनसीबी में काम कर सकते हैं। जो अभी आपने आई थिंक प्रीवियस लास्ट ईयर वो बॉलीवुड में बड़ा एनसीबी रेड्स और ये सब चल रहा हाँ। होगा न्यूज में, दोज आर आईआरएस ऑफिसर्स हु आर डूइंग इट। उसके बाद आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जा सकते हैं, आप डीआरआई में जा सकते हैं। देर आर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक आरएडब्ल्यू जो फॉरेन में काम करती है इसी सर्विस में। एंड वेरी फ्यू पीपल नो दैट हम कोविड ऑपरेशंस भी करते हैं। तो इन केस इट्स अ ट्रेमेंडस सर्विस जहाँ पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि मैं बता नहीं सकता। अगर मैं अपना दिनचर्या बताऊं तो मे बी पीपल विल अंडरस्टैंड और पीपल विल नो दैट व्हाट टाइप ऑफ जॉब प्रोफाइल वी हैव। आई लुक आफ्टर अ डिवीजन जो ऋषिकेश डिवीजन है, ये देहरादून कमिश्नरेट के अंदर आता है। ये यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट है जिसका वो जीएसटी कलेक्शन का देखता है। सो आई हैव टू लुक आफ्टर द जीएसटी कलेक्शंस ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पे एडजुडिकेशन का काम करना होता है, मतलब कहीं ना कहीं वी एक्ट एज क्वासी जुडिशियल बॉडीज। मतलब हम ट्रिब्यूनल जैसा भी काम करते हैं, हम जजमेंट्स देते हैं, हम रेट्स करते हैं। वेरी इट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट माय फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज आई वेंट ऑन अ रेट in a iron and steel factory and we made good recovery there. So अगर आप देखें तो हम बोथ फैसिलिटेशन एज वेल एज एनफोर्समेंट का दोनों का काम करते हैं, तो इट्स अ ट्रेमेंडस जॉब। नाउ कमिंग टू योर सेकेंड क्वेश्चन कि क्या कमियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं। मुझे लगता है कि इस देश में वेल्थ की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत। वी आर डूइंग, हम 2.3 ट्रिलियन की इकॉनमी बोलते हैं एंड आई फाइंड दैट हम कम से कम उसका 5 गुना तो मिनिमम है। बट हम सब कहीं ना कहीं, ये एक कॉमन थॉट है कि हम टैक्स इवेजन में बड़ा बिलीव करते हैं। तो आई फील दैट ये हमारी तरफ से भी एक वो है कि वी मे नॉट हैव बीन दैट टैक्स फ्रेंडली, हम उतने अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाए। एंड इट इज अपॉन द टैक्स पेयर्स ऑल्सो कि वो प्रेफर करते हैं ज्यादा इवेजन में रादर देन टैक्स प्लानिंग, दे प्रेफर इवेजन। आई वुड से कि अगर आप टैक्स पे करते हैं, टैक्स इवेजन ना करके, बी अ गुड टैक्स पेयर, या आप ही को आते हैं कहीं ना कहीं घूम फिर के। बी इट हेल्थ केयर, आप अभी कोविड वैक्सीनेशन देख लीजिए या गवर्नमेंट की स्कीम्स देख लीजिए, गुड रोड्स देख लीजिए, हाईवे प्रोजेक्ट्स, आपके सिक्योरिटी फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, नेशनल सिक्योरिटी, हर एस्पेक्ट में आपको कंट्रीब्यूट करता है। तो it is very important for taxpayers to realize that it somehow comes as a bigger, greater good. बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को इतने अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि इसमें कहीं ना कहीं मेरी नॉलेज भी रिच हुई है, और जो एस्पिरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए उनको भी काफी कुछ चीजें नहीं पता होंगी, वो जरूर इस सेशन के जरिए उनको पता चलेंगी। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही, कहीं ना कहीं हम आईएएस और आईपीएस के में ओवर शेडोल्ड है, बहुत सारी जो अदर पोस्ट है उन पे नहीं ध्यान देते और नॉलेज भी नहीं होता है उनके बारे में। बस इतना पता है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हाँ एक चीज है, उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन आपने जो पूरी उसके अंदर का डीप नॉलेज दी है, वैरायटीज बताई है, काम क्या होता है, क्योंकि जीएसटी वाला तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हर चीज में आप एक पेन भी लेते हो तो उसमें जीएसटी लगता ही लगता है। ओवरऑल आपने सारी चीजें डीपली एक्सप्लेन कर दी हैं। एक लास्ट क्वेश्चन अब आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ भी अपनी लाइफ का ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए आप बताना चाहेंगे या एक मोटिवेशन देना चाहेंगे, या फिर कुछ भी ऐसा मेडिकल फील्ड से या सिविल सर्विसेज फील्ड से या डिफेंस से ओवरऑल अपनी लाइफ से आप कुछ भी शेयर करना चाहें? मैं यही बोलूंगा कि लाइफ में ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, हर चीज। ये मेरी स्कूल की एक हिंदी टीचर थी, वो हमेशा ये बोलती थी कि बेटा आप ना लोगों से आशीर्वाद लेना हमेशा। ट्राई एंड डू गुड टू पीपल, डोंट एक्सपेक्ट मच, समथिंग ग्रेटर विल कम बैक टू यू। एंड आई विल से आई मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि जितना भी मैंने किसी के लिए भी कुछ किया या नहीं हुआ, जो भी है, नेवर ट्राई टू डू बैड टू पीपल। या तो कुछ ना करो या कुछ अच्छा ही करो, डोंट डू बैड टू पीपल।
समथिंग गुड विल कम बैक। आपको लगता है उस टाइम पे कि मैंने इसका मदद किया, इसने नहीं किया। क्योंकि अगर आप वो बिजनेस ट्रांजैक्शन रखेंगे कि मैंने इसको ये किया तो वो मुझे करे, डोंट कीप दोज थिंग्स इन माइंड। बुद्धा भी ये बोलते हैं ना कि द सोर्स ऑफ ऑल मिजरी इज एक्सपेक्टेशंस। कीप द लीस्ट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल, फ्रॉम लाइफ। डू गुड टू पीपल। आपके लिए इतना ज्यादा गुड घूम के आएगा कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे हो गया, हाउ डिड यू गेट सो लकी। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी गुड। एंड कहीं ना कहीं आप देखिए कि आपको लाइफ में ना एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए बहुत मटेरियल चाहिए, जरूरत नहीं होती। एक लेवल के बाद सफिशिएंट होता है। all you need is good family, good your social circle, good people and a peace of mind। तो मेरे को लगता है कि ये टाइम है जब आप मेहनत करेंगे। एस्पिरेंट्स के लिए बहुत मेहनत करिए, और सिर्फ नोट्स और सिर्फ मार्क्स के पीछे मत दौड़िए। बिल्ड बिल्ड अ गुड कैरेक्टर। अगर आप अच्छा कैरेक्टर डेवलप करते हैं, इवन अगर आप आईएएस बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, आप कल को कुछ भी बन जाते हैं, बट इफ यू डू नॉट हैव अ गुड कैरेक्टर, अ स्ट्रॉन्ग हार्ट और अ एम्पैथेटिक माइंड, अगर आप एम्पैथी ही नहीं है अपने लोगों के लिए, तो आप कहीं भी किसी भी पोजीशन में हो, आप नहीं कर पाएंगे। आप यू विल नॉट बिकम अ गुड पर्सन, यू विल नॉट हेल्प आउट। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग, आप स्टडीज कर रहे हैं, आप इतनी अच्छी पढ़ाई करिए कि भगवान भी खुश हो जाए कि ही इज स्टडिंग सो वेल। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे पैंडेमिक के टाइम पे मैं करता था, क्योंकि मैंने कुक सब डोमेस्टिक हेल्प हटा दिया था, क्योंकि उस टाइम पे डर भी था। तो मेरे को था कि मैं अगर कुक करूंगा, आई लर्न कुकिंग फ्रॉम स्क्रैच। मैंने किताबें पढ़ी, मैंने वीडियोस देखी, एंड आई लर्न कि वो कैसे करना है, एंड इट वाज फैंटास्टिक। आप अच्छे से खाना बनाइए, इट इज फैंटास्टिक। तो वॉट एवर यू डू, कोई चीज छोटा नहीं होता, कोई चीज बड़ा नहीं होता। जो भी आप कर रहे हैं, आप स्टडीज कर रहे हैं, गिव योर 100%। उसके बाद अगर होता है वेल एंड गुड, नहीं होता, अच्छा, ये यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन, अच्छा कैरेक्टर बिल्ड हो गया, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो गई, और नॉलेज कभी कम नहीं जा, मतलब खराब नहीं, वेस्ट नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर काम आ जाएगा। यू डू ग्रेट इन लाइफ। बिल्कुल, मतलब सीधा सा आपका फंडा ये है, किसी भी चीज का इतना लोड लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छे से अपना कर्म करते जाओ, और किसी भी पोस्ट पर जाने से पहले सबसे जरूरी है आपका एक अच्छा इंसान होना। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर देवज्योति, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी स्टोरी सुन के बहुत ही इंस्पिरेशनल भी थी, और बहुत सारी चीजें आपने बहुत ट्रू फैक्ट्स बताया, बहुत ही सिंपली वे में आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। सफलता टॉक से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।